हेलो बच्चों, तो यहाँ पर 10th के लिए भाई एग्ज़ाम का टाइम है नो, और प्रिपरेशन चल रही है। काफ़ी बच्चों को प्रेशर भी है, टेंशन तो लेना नहीं है वैसे, ठीक है। आपके रिवीजन के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त हेल्पिंग वीडियो लाया हूँ। यहाँ पर 30 ऐसे डिफरेंस बिटवीन बताऊँगा। एग्ज़ाम में ऐसे डायरेक्टली एज सच अगर कोई डिफरेंस बिटवीन नहीं आए तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये अगर आप बना लोगे तो आपका काफ़ी सारा टॉपिक मतलब मैक्सिमम रिवीजन भी हो जाएगा, कोई चीज़ छूटने का चांस नहीं होगा। अगर आपने इसको नहीं देखा तो एक आध हो सकता है कि भाई कुछ टॉपिक छूट जाएं आपके, तो इसलिए ज़रूरी है इसको रिवीजन में देखना। ओके, तो यहाँ पर पहले 5 जो है वो मैं लाया हूँ। पहला है नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। ये है आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से, ठीक है, जिसमें ट्रॉपिक मूवमेंट यानी किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, जैसे लाइट के रिस्पॉन्स में, अर्थ के रिस्पॉन्स में, वाटर के रिस्पॉन्स में प्लांट का ग्रोथ जैसा मूवमेंट होना इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। और जो नास्टिक मूवमेंट होता है, जैसे कि उसका कोई डायरेक्शन, इट इज नॉन डायरेक्शनल और ये ग्रोथ से इतना रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि माइमोसा प्लांट का जो मूवमेंट है, उसमें जो पत्तों का मूवमेंट है ना, टच के बाद कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, जैसे यहाँ से टच करोगे तो उस तरफ जाएगा और यहाँ से टच करोगे तो इस तरफ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि दूसरा एग्जांपल और है, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में इंसेक्ट आता है, फ्लैप बंद होता है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट डायरेक्शनल, नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, ठीक है, वो हुआ नास्टिक। ओके, इसके बाद है हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया। हाइपरमेट्रोपिया ऑल्सो कॉल्ड फार साइटेडनेस, मायोपिया ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस, है ना। इसका प्रॉपर डिफरेंस जो है आप उसमें देख सकते हो रेड डायग्राम के साथ में। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की चीज तो प्रॉपर दिख रही है, नजदीक में डिफेक्ट है। मायोपिया में क्या हो रहा है, नजदीक की चीज प्रॉपर दिख रही है, दूर में डिफेक्ट है, ठीक है। एक में क्या होता है, जैसे मायोपिया की हम बात करें, मायोपिया में तो इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इन केस ऑफ फार ऑब्जेक्ट, उसका जो इमेज जो है आंखों में रेटिना से पहले पड़ रहा है, वेर एज हाइपरमेट्रोपिया में इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, राइट। इसके बाद सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो भाई आप बेहतरीन बता पाओगे, ठीक है। यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। गैमेट्स का यहाँ पर सीन होता है, यहाँ पर गैमेट्स नहीं है, ठीक है। वेरिएशन सेक्सुअल में ज़्यादा होता है क्योंकि 2 पेरेंट है, एसेक्सुअल में कम होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नर्वस एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नर्वस कोऑर्डिनेशन जिसमें नर्व्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में सिग्नलिंग होती है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से अपना ये चीज़ है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में नहीं होता। वेराज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन ऐसा कोऑर्डिनेशन जिसमें हार्मोन्स जो है मैसेजिंग का काम करते हैं, ठीक है। और ये दोनों प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होता है, ठीक है। रिलेटिवली नर्वस कोऑर्डिनेशन थोड़ा फास्ट है बिकॉज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन्वॉल्व है कंपेयर टू हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें जो रिएक्शन हो के अपने आप उसमें से हीट निकलती है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें से हीट इवॉल्व होती है वो एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या है, ऐसे रिएक्शन जिसको करने के लिए हमको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। गाइस मूव करते हैं नेक्स्ट वाले में। अगला क्या है, यस, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिडक्शन क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो जिसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया या हाइड्रोजन ऐड किया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के टर्म में भी है पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन में चल जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एग्जांपल्स आप बता सकते हो, दोनों को कंबाइनली रेडॉक्स कहते हैं हम। देन मूविंग टू फोटोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस। ऐसे रिएक्शंस जिसके अंदर, ठीक है, रिएक्शंस में यहां मेंशन कर देना, ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर फोटो यानी लाइट होता है, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिसिटी। सो ऐसे रिएक्शन जिसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है लाइट एनर्जी को यूज करके, दैट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन। और ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक है। जैसे वाटर को ब्रेक कर, वाटर में H2 और O2 अलग अलग सेपरेट करना है अगर, वी यूज इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। वैसे ही AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सिल्वर और ब्रोमीन को अलग करना है, वी यूज लाइट एनर्जी, सनलाइट, सो दैट इज फोटोलाइटिक रिएक्शन। फोटो का मतलब लाइट और लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन रिएक्शन या डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग लाइट एनर्जी, दिस इज यूजिंग इलेक्ट्रिक एनर्जी। नेक्स्ट वन देखो क्या है, एसिड्स एंड बेसिस। एसिड्स एंड बेसिस में क्या है,
भाई चैप्टर ही है पूरा। एसिड्स वो केमिकल्स होते हैं जो वाटर में जाने के बाद क्या कौन सा आयन फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म H+ आयन, एंड बेसिस आर दोज केमिकल्स which in their aqueous solution form OH- ion as per the Arrhenius theory, ठीक है। इसके बाद acids are sour to taste, bases are bitter to taste, है ना, और acid turn blue litmus to red, basis turns red litmus to blue, है ना, काफ़ी पॉइंट्स है जो लिख सकते हो। देन वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, भाई कई सारे पॉइंट लिख सकते हो आप। गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, दे आर इलेक्ट्रॉन गेनर्स, दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, कई पॉइंट्स है। डक्टाइल, मैलिएबल, सोनोरस, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलिएबल, नॉन सोनोरस, बहुत पॉइंट्स जो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 10th जो क्या है देखो, एथनॉल और इथेनॉइक एसिड का डिफरेंस, या फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिफरेंस। तो इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड में इथेनॉल क्या है, वो अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, और इथेनॉइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। फिर इथेनॉल में जो अटैचमेंट है वो OH का है, और यहाँ पर अटैचमेंट है COOH का, है ना। इसके बाद दे आर न्यूट्रल इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। फिर केमिकल टेस्ट से इनको डिस्टिंग्विश करना है, तो वो भी चीज़ है कि अगर इथेनॉल को में हम बेकिंग सोडा या फिर NaH सोडियम बाइकार्बोनेट बेसिकली हम ऐड करें, तो यहाँ पर कोई भी गैस इवॉल्व नहीं होता, ब्रिस्क एफरवेसेंस नहीं आता, बिकॉज ये न्यूट्रल सब्सटेंस है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट नहीं करता, सोडियम बाइकार्बोनेट से। वेराज इथेनॉइक एसिड में अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करें तो वहाँ पर ब्रिस्क एफरवेसेंस फॉर्म होगा, बिकॉज CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। इथेनॉइक एसिड प्लस NaHCO3 इज गिविंग सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। तो सोडियम इथेनोएट या सोडियम एसिटेट प्लस H2O प्लस CO2 ये फॉर्म होगा, ओके। तो ये जो मैंने बताया अभी सोडियम बाइकार्बोनेट से जो टेस्ट है, दिस इज अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इथेनॉल इथेनॉइक एसिड, ठीक है, आ सकता है, ध्यान देना। अगला है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स का सेक्शन मैं आपको अलग से अभी बनाने वाला हूँ, तो वो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। वैसे सोप क्या होता है, बस बेसिक बात ये बता दें, सोप जो है वो इट इज बायोडिग्रेडेबल, सो इट इज नॉट कॉजिंग दैट पोल्यूशन, ठीक है, दैट मच पोल्यूशन। वेयरएज डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। सोप्स आर दे आर सॉफ्ट बेसिकली, ठीक है, उतना हार्श नहीं होते, दे आर नॉट दैट हार्श टू द क्लोथ्स, वेयरएज डिटर्जेंट जो है वो ज्यादा हार्श है। लेकिन एक और बात होती है, डिटर्जेंट का क्लेंजिंग एक्शन ज्यादा होता है, सोप का क्लेंजिंग एक्शन उतना अच्छा नहीं होता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट when it enters from one medium to another is refraction, ये वाला, ठीक है। and the process of bouncing back of ray of light when it falls on polished surface is called reflection. इसके बाद concave lens और convex lens, concave mirror और convex mirror, डिफरेंस बता सकते हो, कॉन्वर्जिंग डाइवर्जिंग एक्शन से बता देना, ठीक है। इसके बाद रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन, एक बेहतरीन एक खास डिफरेंस ये बताऊंगा कि रीजनरेशन ऐसा एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो तभी रीजनरेट कर पाता है, या वो जो पार्ट है जो ब्रेक हुआ है उसकी बॉडी से वो तभी रीजनरेट कर पाएगा जब उसमें वो स्पेशल रीजनरेटिंग सेल्स होते हैं। सो रीजनरेशन के लिए दैट इज अ कैपेबिलिटी जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ खास ऐसे सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर कहीं कहीं पे जो रीजनरेशन के कैपेबल हैं, ठीक है। whereas there is no as such, मतलब ऐसा कुछ कोई स्पेशलाइज्ड रीजनरेटिंग सेल्स नहीं है, ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड सेल नहीं है जो फ्रैगमेंटेशन करता है। मतलब फ्रैगमेंटेशन के लिए हर सेल ऑर्गेनिज्म का काफ़ी है, हर सेल जो है उसमें सेम एबिलिटी है, लेकिन रीजनरेशन वाले जो ऑर्गेनिजम्स है या वो जो तरह का रिप्रोडक्शन है उसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स, नॉट ऑल सेल्स हैव दैट रीजनरेटिंग एबिलिटी। इसके बाद एक एक्सीडेंटल होता है, दूसरा वो भी पॉइंट्स लिख सकते हो आप। देन वी हैव बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन, अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से है। बाइनरी फिजन में क्या होता है, ये दोनों देखो सिमिलैरिटी है, दोनों यूनिसेलुलर में होता है, ठीक है। लेकिन बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू टू या वन सेल डिवाइड इनटू टू, मल्टीपल में क्या होता है, वन सेल डिवाइड इनटू मेनी, मोर देन टू मेनी, ठीक है। सो दैट इज मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल दे सकते हो यहाँ पर अमीबा, ठीक है। इसके बाद ये वाले में शायद लिस्टमेनिया है या प्लास्मोडियम, ओके। अगला
देखो अब 16th वाला है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों ऑटोनोमस में आते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होते हैं जो बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, ठीक है, मतलब हार्ट बीट बढ़ा देंगे, रेस्पिरेशन तेज कर देंगे, ठीक है, आंखें जो प्यूपिल है वो साइज बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यानी बॉडी को एनर्जाइज, कुछ एनर्जी वाली सिचुएशन में जब जाना है तो हमारा वो नर्वस सिस्टम काम करता है ना, लड़ाई झगड़ा कुछ ऐसा हो जाए, एंगर या फियर, तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, बॉडी को रिलैक्स करता है, एकदम अपोजिट। ऐसा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो बॉडी को क्या करता है, रिलैक्स करता है। जब हम सोने जाते हैं, बॉडी को रेस्ट में ले जाते हैं, तो उस टाइम पे ये काम करता है, ठीक है। डाइजेशन प्रोसेस तब होगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो पैरासिम्पैथेटिक, बॉडी को रिलैक्स कर रहा है, ओके। इसके बाद कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये तो आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सोर्स ऑफ एनर्जी से ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब हम सदियों से, काफ़ी टाइम से हम उसको प्रोसेस उसको यूज़ कर रहे हैं। नॉन कन्वेंशनल यानी क्या, ठीक है, जिसको हम मतलब जिसमें बहुत एबिलिटी है और जिसको हम और बहुत हार्नेस कर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद होमोलोगस एंड एनालोगस नर्वस सिस्टम। होमोलोगस नर्वस सिस्टम, सॉरी नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस में क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, जैसे कि 4 लिम्ब ऑफ हैंड, 4 लिम्ब ऑफ बर्ड, जो कि विंग्स बन चुका है, विंग्स ऑफ बर्ड। तो ये दोनों ही 4 लिम्स है, पर हमारा फंक्शन अलग है और उनके 4 लिम्स है वो उड़ते हैं। सो दे आर अ कॉमन स्ट्रक्चर या सिमिलर स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। ये हो गया होमोलोगस। एनालोगस में क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट फंक्शन, सेम फंक्शन। एनालोगस जैसे कि विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ बर्ड, ये क्या है, एनालोगस, क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं, उड़ने का। पर बर्ड का जो विंग है वो पूरा हाथ है, उसका पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन बैट का जो विंग है वो उसका पंजा है जिसके अंदर स्किन आई है। तो स्ट्रक्चर्स अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। इसके बाद अक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। अक्वायर्ड ट्रेट्स वो होते हैं, हेरिटेज एवोल्यूशन से है ये। अक्वायर्ड ट्रेट्स ये होते हैं जो सराउंडिंग से हमने अपनी ज़िंदगी से, अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, जैसे मसल्स डेवलप किए, नॉलेज गेन किया, म्यूजिक सीखा, अक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट मतलब जो हमको हमारी फैमिली से, खानदानी कोई चीज़ मिली है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई धन दौलत की बात हो रही है, कोई ऐसे कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे हाइट, स्किन टोन, ठीक है, हेयर कलर, ये सारी चीज़ें इनहेरिटेड। देन वी हैव बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन यानी क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जब वो कोई चीज़ कंज्यूम कर रहा है, मान लो कि हम कोई फ्रूट या कुछ ऐसे वेजीज कुछ भी ऐसे कंज्यूम कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी में कुछ जहर या कुछ ऐसी हेवी एलिमेंट, ऐसी कोई चीज़ हमारी बॉडी में जा रही है जो बॉडी के लिए अच्छी नहीं है लॉन्ग रन में, तो वो बॉडी के अंदर जमा होते जा रहा है। जैसे पेस्टिसाइड जैसी कोई चीज़ बॉडी में जमा होती जा रही है एक ही ऑर्गन से, और वो लॉन्ग टर्म में 10 साल 20 साल में उस ऑर्गन को नुकसान करेगी। सो दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि अगर यही चीज़ फूड चेन में हो जाएगी तो क्या होगा कि ग्रास के अंदर थोड़ा पेस्टिसाइड था, एक मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल एक ग्रास, अब उससे गया ग्रास हॉपर में, अब ग्रास हॉपर ने कई बार उसको कंज्यूम किया उस वैसे ग्रास को, तो उसके अंदर वो पेस्टिसाइड जो है वो ज़्यादा एक्यूमुलेट हुआ, बायो एक्यूमुलेशन हुआ। लेकिन अब उस ग्रास हॉपर को खा रहा है फ्रॉग, और ऐसे उसने 10 ग्रास हॉपर खा लिए, तो उसके अंदर ज़्यादा इंटेंसिटी, ज़्यादा मैग्नीफाइड जो पॉइजन है वो चला गया। ऐसे 10 फ्रॉग को मान लो स्नेक खा गया, उसके अंदर और इंटेंस फॉर्म में वो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जमा हो गए। तो ये जो हर स्टेप में जहर जो मैग्नीफाई होता जा रहा है, दैट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। मूविंग अहेड, रियल एंड वर्चुअल इमेज। लाइट चैप्टर से, रियल इमेज वो होते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकते हैं, वर्चुअल वो होते हैं जो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हो सकते, ठीक है। रियल इमेज एक्चुअल मीटिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से बनते हैं। वर्चुअल इमेज तब बनता है जब जो रेज हैं रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग द, मतलब वो डाइवर्ज होते जा रहे हैं, तो पीछे की तरफ उसको हमको मीट कराना पड़ता है, अपेरेंट मीटिंग होती है, वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज एरेक्ट। नेक्स्ट है सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वो होता है रिप्रोडक्शन चैप्टर से, सेम फ्लावर के अंदर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे बैठा गया, सो दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर के बीच में हुआ, यानी यहाँ का
पॉलन ग्रेन गया उधर के स्टिग्मा पे, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसमें क्रॉस ऐड कर देना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें क्या बताया गया था कि अगर सिर्फ हम जब ये स्टडी कर रहे हैं मेंडल का जो पूरा एक्सपेरिमेंट, अगर पेरेंटल जनरेशन F1 F2 जनरेशन, ये पूरा हम एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं, मतलब समझो 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स है पी प्लांट के, तो सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया जा रहा है, दैट इज मोनोहाइब्रिड। एंड व्हेन 2 कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली आर स्टडीड इन वन एक्सपेरिमेंट, तो उसको बोलते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन से, मतलब कंप्लीटली फिल्ड विद हाइड्रोजन, देयर इज नो मोर चांस टू ऐड हाइड्रोजन टू इट, दैट इज सैचुरेटेड। तो क्यों होगा? बिकॉज कार्बन कार्बन के बीच में कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है, ठीक है ना। सो दैट इज सैचुरेटेड या कंप्लीटली फिल्ड विद हाइड्रोजन, क्योंकि और एक्स्ट्रा बॉन्ड है नहीं। अनसैचुरेटेड में क्या होता है? अल्कीन या अल्काइन आता है, क्योंकि वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर एक भी आ गया तो एक्स्ट्रा बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन और ऐड किया जा सकता है, यानी कि देयर इज मोर पॉसिबिलिटी टू ऐड हाइड्रोजन। सो वो हुआ आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके बाद फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, कि अगर एक प्लांट टॉल है या डॉर्फ है, ठीक है, तो ये सब चीज क्या है? अपीयरेंस है, जो दिखाई दे रहा है हमको, जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, जो अपीयर हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फिनोटाइप, जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है। और वो टॉल है, क्यों टॉल है? बिकॉज ऑफ कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो वो जो कोडिंग है, वो जो जेनेटिक कोड है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। फिनोटाइप यानी फिजिकल अपीयरेंस, जीनोटाइप यानी वो अपीयरेंस क्यों है, वो रीजन, वो जेनेटिक कोड, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो यहां पर ये आखिरी सेट है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पता है आपको भी भाई? लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू गिव द डायरेक्शन ऑफ force exerted on a current carrying conductor held in external magnetic field। एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा, ये बताने के लिए लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। और राइट हैंड रूल का क्यों है? कि अगर इफ यू आर टेकिंग अ कंडक्टर एंड मूविंग इट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स, सॉरी नॉट फोर्स, द करंट जनरेटेड और द करंट इंड्यूस इन द कंडक्टर इज डिपिक्टेड या गिवन बाय फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, ठीक है। और ये लेफ्ट हैंड रूल काम आता है अपना इलेक्ट्रिक, अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के एक्सप्लेनेशन में। राइट हैंड रूल काम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले में। लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर बेस्ड है, मतलब वो यूज किया जा सकता है टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक मोटर का वर्किंग। राइट हैंड रूल को यूज कर सकते हैं टू एक्सप्लेन जनरेटर का वर्किंग। एसी एंड डीसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट में द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, रिवर्सिंग कॉन्स्टेंटली, और या फिर अल्टरनेटली। डायरेक्ट करंट में द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फिक्स्ड, ठीक है, वो डायरेक्ट करंट हो गया। अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जा सकता है विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, वेराज डायरेक्ट करंट में लॉस ऑफ एनर्जी होगा। बट कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो डायरेक्ट करंट से ही हो पाएंगे, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस जैसे प्रोसेस जो है, वहां पर आपको एक कॉन्स्टेंटली एनोड और एक कैथोड रखना पड़ेगा। सो वहां पर फिक्स डायरेक्शन होना चाहिए करंट का, ठीक है। सो वो एसी का डिसएडवांटेज मान सकते हो आप। एंड देन वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, आसान होता है यूजिंग योर अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि ट्रांसफार्मर यूज किया जा सकता है। और वोल्टेज को अप डाउन करना मुश्किल है यूजिंग अ डीसी करंट। देन मूविंग टू मोटर एंड जनरेटर, भाई पूरी कहानी पढ़ ली इसके बारे में हमने, ठीक है। सो मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, whereas generator is a device that converts mechanical energy to electric energy. Motor is the phenomena behind the working of motor is based on magnetic effect of electric current, और generator जो है वो किस पे based है? The phenomena called electromagnetic induction, ठीक है। दोनों का working principle भी लिख सकते हो। Then moving to split ring and slip ring। स्प्लिट रिंग क्या करता है, वो कहाँ पर यूज होता है? डीसी वाले में, डीसी मोटर में। स्लिप रिंग यूज होता है आपके एसी मोटर में, या सॉरी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर मोटर में भी यूज किया जा सकता है वैसे। इसके बाद स्प्लिट रिंग इट इज काइंड ऑफ कम्यूटेटर की,
जो क्या करता है, करंट के डायरेक्शन को या जो कनेक्शन है उसको वो चेंज करता है, अल्टरनेटली वो चेंज करते रहता है ब्रशेस के बीच में, ठीक है। स्लिप रिंग क्या करता है, एक ही ब्रश के ऊपर स्लिप कर रहा होता है, ठीक है, तो वो कॉन्स्टेंटली एक से ही कनेक्टेड होता है बेसिकली। एंड देन वी हैव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये तो पूरी कहानी जान सकते हैं, कह सकते हैं हम कि व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। जब हम कंडक्टर में करंट पास करते हैं उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ करंट और इंडक्शन ऑफ करंट अराउंड इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब उसके आसपास की मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाती है तो उसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। थोड़ा सा फास्ट चला गया मैं, ठीक है, बट गाइस होप यू अंडरस्टूड दिस। और अगर आपने ऐसे इस तरीके से आपने चीज़ों को कंपेयर करके पढ़ना शुरू कर दिया ना, तो भाई साइंस मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम देना होगा साइंस पढ़ने के लिए, ठीक है। रट्टा मारने से बेटर है कि आप इसको समझो। और इसके अलावा एक चीज़ और कि मैं और डिटेल वाला विथ सोल्यूशन में, ठीक है, काफ़ी ऐसे चैप्टर वाइज मैंने बनाए हुए हैं जो सैम्पल पेपर्स हैं, 5 सैम्पल पेपर्स अलॉन्ग विथ चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसका सोल्यूशंस, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ठीक है, sanjeevsir.com पे आप जाके चेक करिए और वहाँ से आप वो सब चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।